हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चांद में कैद सास। चांदनी रात में अपने घर की छत पर रिया अपने पति अमन के साथ खूबसूरत चांद और तारों से भरे आसमान को निहारते हुए बोलती है, कितना अच्छा हो ना अगर हम दोनों यूं ही पूरी रात इन चांद तारों को निहारते हुए निकाल दे। कितना सुकून मिलता है इनको देखकर, सब कुछ कितना शांत है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम माँ को तो जानती हो ना, अभी उनकी आवाज आएगी कि रात में कौन से जुगनू को अलविदा देने के लिए छत पर खड़े हो, नीचे आओ। तुम अपनी माँ की बात तो मत ही करो इस रोमांटिक माहौल में। रिया को इस रोमांटिक माहौल में अपनी सास सरला का नाम भी गवारा ना था, लेकिन तभी सरला छत पर आकर दोनों मियाँ बीवी को रात में टाइम पास करते देखकर बोलती है, लो जी, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ बहू तुमको, और तुम यहाँ छत पर क्या निहारने के लिए खड़ी हो। और तुम अमन, दफ्तर से आते ही सीधा छत पर तारे गिनने चले आए। नहीं माँ, वो तो मैं बस ऐसे आया था, जा रहा हूँ। अमन तो अपनी माँ के आते ही दुम दबाकर नीचे भाग लेता है और ये देखकर रिया गुस्से में चांद की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में बोलती है, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ और उस पूजा का थोड़ा भी फल देना है ना तो मेरी सास को इस चांद में कैद कर दो। अपना गुस्सा निकाल कर रिया भी नीचे आ जाती है और उसके पीछे सरला भी, और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रिया उठकर नहा धोकर चाय नाश्ता बना लेती है और अपनी सास को अपने आसपास ना पाकर हैरान होती है, ये माँ जी सुबह सुबह कहाँ गई। वैसे तो मेरे उठने से पहले इनका राग शुरू हो जाता है, बहू चाय दे दे, बहू ये दे दे, आज कहाँ गई। अमन अपने कमरे से तैयार होकर नाश्ते के लिए आता है तो रिया बोलती है, महाराज जी, राजमाता कहाँ हैं? जरा उनको भी बोल दीजिए कि चाय नाश्ता कर लें, वरना कहेंगी कि इस दासी ने उनकी सेवा नहीं की। कौन सी महारानी? हमारे घर में कोई राजा रानी आया क्या? तुम्हारी माँ के रहते कोई दूसरी महारानी आ सकती है। क्या बोली? कुछ नहीं, वो मैं माँ जी की बात कर रही थी। वो कहाँ है? उनको नाश्ता नहीं करना? मुझे क्या पता कहाँ है, अपने कमरे में होगी। तुम पहले मुझे नाश्ता दो यार, लेट हो रहा हूँ। रिया अमन को नाश्ता करवाने के बाद पूरे घर में अपनी सास को ढूंढती है, लेकिन सरला का कहीं कोई पता नहीं होता। आसपास के लोगों ने भी सरला को सुबह सुबह कहीं जाते नहीं देखा। थक हार कर रिया छत पर जाती है कि कहीं सरला छत पर ना हो, लेकिन सरला वहाँ भी नहीं होती। ये देखकर रिया परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, माँ जी कहाँ गई हैं? और जहाँ भी गई हैं बताकर चली जाती, अब पूरा मोहल्ला बोलेगा कि मैंने अपनी सास को गायब किया है। रिया इतना बोलकर वापस से नीचे जाने को होती है कि तभी उसको एक आवाज आती है, बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर रिया चारों तरफ मुंडी घुमाकर देखती है, लेकिन सरला कहीं नहीं दिखती। अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है, ऊपर देखना। ये माँ जी कौन से कोने से बोल रही हैं? माँ जी, आप जहाँ भी हैं जल्दी आ जाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं बार बार गर्म नहीं करूंगी। इसको अपने नाश्ते की पड़ी है, यहाँ इसकी सास चांद में कैद हो गई है, इसकी चिंता नहीं है। हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा है जो कल रात में अपने कमरे से उठकर रात में छत पर आई और अचानक चांद की रोशनी ने मुझे ऊपर खींच लिया। हाय, अब क्या करूं, कैसे नीचे जाऊं या कैसे बताऊं कि मैं यहाँ हूँ। रिया फिर से इतनी देर इंतजार करती है और सरला के ना आने पर वो गुस्से में सारा खाना फ्रिज में रख देती है। अब आएंगी तो खुद खा लेंगी गर्म करके। पूरा दिन मैं इंतजार करती रहूं। आज का भी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सरला घर नहीं आती। रात को रिया परेशान होकर अमन को बताती है कि सरला पूरा दिन घर नहीं आई, लेकिन उनकी आवाज आ रही है छत से। ये सुनकर अमन बोलता है, तुम पागल हो, माँ छत पर छुपी होंगी क्या पूरा दिन? कहीं तुमने कुछ बोला तो नहीं? हाय राम, कैसी बातें करते हो, मैंने कुछ नहीं बोला। यकीन नहीं होता तो चलो छत पर। रिया अमन को लेकर छत पर आती है। रात होने पर चांद साफ दिखाई दे रहा था और रिया अमन को छत पर देखकर चांद में कैद सरला बोलती है, लो आ गए नालायक, पूरा दिन मैं यहाँ से इस बहू को आवाज देती रही, लेकिन मजाल है जो इसने सुना हो। अमन रिया चारों तरफ देखते हैं पर सरला कहीं नहीं होती। कहाँ है माँ? मुझे तो नहीं दिख रही। अरे तो मुझे कौन सा दिख रही है, बस आवाज सुनाई दे रही थी। अरे नालायको, आवाज ही आएगी ना, क्योंकि मैं वहाँ नहीं, यहाँ ऊपर हूँ चांद में। इधर देखो, इधर। रिया और अमन आसमान की ओर देखते हैं तो चांद में से सरला की आवाज आ रही होती है। ये देखकर दोनों हैरान होकर बोलते हैं, चांद में से आवाज? मेरे कानों को धोखा हो रहा है क्या? माँ जी की आवाज चांद में से आ रही है? हाँ नालायकों, चांद में ही हूँ मैं। लेकिन माँ, वहाँ कैसे पहुँची? मतलब कोई एस्ट्रोनॉट तो हो नहीं आप? बेटा, एक बार तेरे पिताजी ने बोला था कि चांद की सैर करवाएंगे, तो उन्होंने टिकट भेजी थी। अरे नालायक, मुझे क्या पता कैसे हुआ। ये कल रात में जरा उठकर छत पर टहलने आई थी,
इतने में ही अचानक एक रोशनी आई और चांद में कैद हो गई मैं। अरे वाह, मतलब अब माँ जी मुझसे दूर दूर ही रहेंगी। नालायको, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताको, कुछ सोचो कि मैं वापस नीचे कैसे आऊंगी। माँ जी, लोग चांद पर जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप फ्री में पहुंच गई, कुछ दिन एंजॉय करो वहाँ। तेरे मायके वालों ने यहाँ महल बनाकर छोड़ा हुआ है जहाँ एंजॉय करूँ। देखो, तुम्हारी माँ चांद में रहकर भी मेरे मायके वालों को कोसने से बाज नहीं आ रही। तुम अभी ये सब छोड़ो और माँ को कैसे नीचे लाएं ये सोचो। दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए थे कि कैसे सरला को नीचे लाया जाए। दरवाजे की घंटी सुनकर दोनों नीचे आते हैं, जहाँ सरला की पड़ोसन की बहुत ही अच्छी दोस्त आशा दरवाजे पर खड़ी होती है और अंदर आते ही बोलती है, अरे बहू, अमन बेटा, सरला सुबह से ना दिखी मुझे, लेकिन देखो अभी मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ सरला की आवाज आ रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को परमात्मा के पास भेज तो नहीं दिया और आत्मा में तो ना बदल दिया। अरे आंटी जी, कैसी बातें करते हो? भला माँ जी आपको छोड़कर थोड़ी जाएंगी परमात्मा के पास, मेरा मतलब कहीं भी। सब समझती हूँ मैं बहू, तेरी सास से छुटकारा पाने के लिए तूने कुछ किया होगा। मैं तो बोलती थी सरला को खामखा अपनी बहू की तारीफें करती है वो मोहल्ले में, असल में तो हर बहू अपनी सास से छुटकारा ही पाना चाहती है। ना जाने ये लोग नीचे क्या बात कर रहे हैं। ये चांद की रोशनी घर के अंदर तक क्यों नहीं जाती? कम से कम सुन तो लेती कि नीचे क्या साजिश चल रही है। क्या माँ जी मेरी तारीफ करती है? मतलब माँ जी मेरे सामने ही बस कठोर होने का दिखावा करती हैं? बोल बहू, कहाँ है सरला? माँ जी जहाँ है वहाँ से मैं उन्हें किसी भी तरह बाहर लाकर रखूंगी। रिया अपने मोहल्ले के सभी पंडित जी से अपनी सास को चांद से बाहर निकालने का उपाय पूछती है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। 2 दिन निकल जाते हैं। सरला चांद में कैद होकर अपनी बहू को हर जगह खुद को वापस लाने के तरीके ढूंढते देखकर बहुत भावुक होती है। बेचारी बहू, शहर का हर मंदिर, हर ज्ञानी इंसान से पूछ डाला, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। लगता है मेरा बचा हुआ जीवन इसी चांद पर ही निकलेगा। रिया थक हार कर एक मंदिर के बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे होते हैं, जो उसको परेशान देखकर बोलते हैं, क्या बात है बेटी, परेशान क्यों हो? पंडित जी, मेरी सास एक ऐसी मुसीबत में फंस गई जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से निकला ना जा सके। अपने अंतर मन से पूछो, हर सवाल का जवाब और बंद रास्ते को खोलने का मार्ग दिख जाएगा। पंडित जी के कहने पर रिया मंदिर के अंदर जाती है। तभी उसको अपनी बात याद आती है जो उसने रात को कही थी, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ और उस पूजा का थोड़ा भी फल देना है तो मेरी सास को ही इस चांद में कैद कर दो। आंखें खोलते ही रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। रात होते ही वो घर के मंदिर से पूजा की थाली लेकर छत पर जाती है और आंखों में आंसू भर चांद की ओर देखते हुए बोलती है, हे चंद्रदेव, मुझे माफ कर दो। मैंने बस मजाक में कहा कि मेरी सासू माँ को चांद में कैद कर दो। असल में मैं उनके बिना इस घर को और खुद को नहीं संभाल सकती। उनकी जरूरत मुझे और मेरे पति को है। हमारा जीवन उनके ही आशीर्वाद से खुशहाल है। कृपया कर मेरी सासू माँ को वापस धरती पर भेज दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। रिया रोते रोते चांद की पूजा करती है और कुछ ही पलों में एक तेज रोशनी के साथ सरला उसके सामने होती है। ये देखकर रिया सरला को गले लगाकर माफी मांगती है। साथ ही सरला भी अपनी बहू के प्रयासों और उसके लिए अपने प्यार को देखकर सब कुछ खुशी खुशी भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, जहाँ सास बहू की नोकझोंक तो खत्म नहीं होती, लेकिन कभी रिया अपनी सास से दूर जाने की बात नहीं सोचती। मम्मी, मम्मी, जल्दी यहाँ आओ। हॉल में बैठी शांति देवी जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनती है तो किचन में आती। क्या बात है बेटी? मम्मी देखो तो जरा, भाभी ने फिर दूध पतला कर दिया। देखो आज भी दूध में मलाई नहीं लगी है। उन्होंने जानबूझकर उसमें पानी डाल दिया होगा ताकि मलाई नहीं बन पाए और देसी घी भी ना बन पाए। मैं जानती हूँ उन्होंने ये सब जानबूझकर किया होगा ताकि देसी घी ना बन पाए। आप जानती है ना मुझे तिल के लड्डू कितने पसंद है, वो भी देसी घी में बने हुए। शांति देवी ने गैस की तरफ नजर घुमाई और अपनी बहू को आवाज देते हुए कहा, सीमा, यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? दूध में पानी डाला है क्या? माँ जी बस थोड़ी सी कमी थी इसलिए आधा गिलास जोड़ दिया। बच्ची को भी देना होता है, कल आप ही ने कहा था ना कि दूध कम पड़ रहा है। तभी नैना बीच में ही बोल पड़ती है, लो सुन लो नया बहाना, इनका हर काम बहाना होता है। मुझे तो लगता है ये खुद ही सारी मलाई चट कर जाती होंगी और बहाना दूध कम पड़ जाता है इसका लगा लेती होंगी। ये आप कैसी बातें कर रही है दीदी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो तो तुम जानो भाभी, मुझे क्या पता। देख बहू, आज तो ये हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। शांति देवी ने सीमा को उस वक्त कुछ नहीं कहा,
क्योंकि सीमा का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लेकिन नैना तो कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी भाभी को 2 बातें सुनाने का। ऐसे ही एक रोज, हाँ रिया, डोंट वरी, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, ऐसा कहकर नैना फोन रख देती है और जल्दी से अपनी अलमारी से ड्रेस बाहर निकालती है। लेकिन तभी शांति देवी उसके कमरे में आती है। नैना बेटी, ये ले जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे कमला के यहाँ कीर्तन में जाना है आज। वो परसों उसके बेटे की शादी है ना, तो उसने आज कीर्तन रखा हुआ है घर में। मैं तब तक नहा कर आती हूँ, तो जल्दी से इसे प्रेस कर दे। ऐसा कहकर शांति देवी वहाँ से चली जाती हैं। अरे यार, मुझे तो रिया के साथ शॉपिंग पर जाना था। ओफो, क्या मुसीबत है। अब नैना जल्दी से प्रेस ऑन करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो प्रेस का बटन फुल कर देती है और उसमें साड़ी जल जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया। अगर मम्मी को पता चला ना तो मेरी वाट लगा देगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मम्मी ने ये साड़ी दी, इसे प्रेस करने के लिए कहा है, आप अभी से प्रेस करके मम्मी को दे दो। आप रख दीजिए, मैं बर्तन धुलने के बाद प्रेस कर दूंगी। नहीं, उन्हें अभी चाहिए। अब बर्तन बीच में ही छोड़कर सीमा अपनी सास की साड़ी प्रेस करने लगती है, लेकिन फिर उसकी नजर उस जली हुई साड़ी पर जाती है। अरे, ये साड़ी कैसे जल गई? लेकिन मैंने तो प्रेस की आंच एकदम धीमी रखी हुई थी। भाभी, अगर साड़ी प्रेस हो गई तो दे दीजिए, मम्मी को चाहिए। प्रेस तो मैं कर रही थी, लेकिन ये साड़ी तो पहले से ही जली हुई है। ये देखिए। हाँ, ये आपने क्या किया? मम्मी! वो साड़ी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, ये देखो जरा, आपकी लाडली बहू ने क्या किया, आपकी ये नई साड़ी प्रेस करते हुए जला दी। सत्यानाश, ये तूने क्या किया बहू, नई साड़ी जला दी? नहीं माँ जी, ये साड़ी मेरे पास आने से पहले ही जली हुई थी। भाभी, कितना झूठ बोलती हो तुम। ऐसे झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई जरूरत नहीं है मुझ पर यूं झूठे इल्जाम लगाने की। आपको मम्मी की साड़ी प्रेस नहीं करनी थी तो साफ साफ कह देती, इसे जलाने की जरूरत क्या थी। सीमा अब शांत हो गई। वो जानती थी कि नैना झूठ बोल रही है, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि नैना की आदत थी वो हर छोटी बात का बड़ा मुद्दा बना दे। अब दूसरी साड़ी पहनकर जाना पड़ेगा। शांति देवी कीर्तन में चली गई और इसके बाद नैना भी अपनी सहेली रिया के साथ शॉपिंग पर चली गई और सीमा घर के कामकाज में लग गई। फिर एक रोज दोपहर में शांति देवी आंगन में धूप सेक रही थी। तभी नैना उसके पास गई। मम्मी, आपको पता है, भाभी ने आज फिर आटा ज्यादा गीला गूंथ दिया। 2 बजे तक उनकी रोटियां ही नहीं बनी। ये सीमा का रोज रोज का ढीलापन ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना जाने आजकल उसका ध्यान कहाँ रहता है, सब काम में गड़बड़ करने लगी है। गुस्से में शांति देवी अंदर जाती है। सीमा, ये क्या सुन रही हूँ मैं कि रोटियां देर से बनी? तुझे अब खाना बनाने में भी होश नहीं रहता है क्या? अरे, काम ही कितना होता है घर में। हमारे जमाने में तो औरतें घर के काम तो चलते फिरते कर देती थी और सारा दिन खेत में काम करती थी, वो अलग। लेकिन तुम आजकल की बहुएं, न तुमसे 2 रोटी भी वक्त पर बन जाए तो वही बड़ी बात है। सीमा ने गहरी सांस ली। माँ जी, वो रिद्धि को बुखार था, पहले उसके लिए खिचड़ी बनाई थी, फिर उसे दवाई पिलाई, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। उफ भाभी, आपके पास भी ना बस बहाने ही बहाने होते हैं। अच्छा होता अगर पहले रोटियां बना लेती। बच्चे तो हर रोज थोड़े बीमार होते ही हैं। अब सीमा का दिल भर आया। बच्चे की बीमारी को बहाना कहना उसे बहुत चुभा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त उसने खाना भी नहीं खाया। शाम को सीमा का पति रोहन काम से घर आया। अरे क्या बात है, सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? भैया, भाभी का कोई काम ढंग से नहीं होता, आप कहते नहीं उनसे कुछ। रोहन ने देखा कि सीमा का चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ सीमा? किचन में काम करने चले। देखो भैया, कैसे मुंह बना हुआ है मैडम का, ऐसे ही हमसे भी उखड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक कि आपके जाने के बाद तो मम्मी से भी ढंग से बात नहीं करती है। रोहन नैना और सीमा दोनों का ही स्वभाव अच्छे से जानता था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन नैना तो अपनी आदत से मजबूर थी। वो भला यहीं पर कहाँ रुकने वाली थी। वो तो हमेशा अपनी माँ के कान भरती रहती। अब सास बहू के बीच जो प्यार पहले था वो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा था और दोनों के बीच बढ़ती दूरियां देख अब नैना कहीं न कहीं खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना की चुगली करने की आदत अभी भी नहीं जा रही थी। फिर एक रोज, हे भगवान, सत्यानाश, ये भाभी तो हमारे घर को डुबोकर ही मानेगी। मम्मी, यहाँ देखो तो जरा, भाभी ने चावल जला दिए। अब सीमा रोज रोज की चुगली की इस आदत से परेशान हो चुकी थी। फिर उसने गुस्से में कहा, नैना, आज मैंने कुछ नहीं जलाया। तुम हर बात को तोड़ मरोड़ कर माँ जी के सामने क्यों पेश करती हो? अपनी भाभी की ऊंची आवाज देखकर नैना चौंक गई। ओहो, आज तो भाभी की आवाज ऊंची हो गई। मम्मी, आपने सुना? हाँ माँ जी ने सुन लिया। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। घर का काम हर समय करती हूँ, लेकिन तुम हर बात की चुगली करके घर में जहर घोल देती हो। अब शांति देवी को सीमा की बात भी सच लगने लगी, लेकिन तभी नैना ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठ मूठ का बखेड़ा शुरू कर दिया। हाँ, मैं तुझे से झूठ बोलती हूँ ना।
अब शांति का मन एक बार फिर पिघल गया और उसने सीमा को ही 2 बातें सुना दी। फिर एक रोज नैना फोन पर, अरे मेरी माँ तो मेरी मुट्ठी में है, उन्हें अपनी बहू से ज्यादा मुझ पर भरोसा है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही वो करती है। आज तक मैं हमेशा भाभी की चुगलियां करती आई हूँ, उन्हें उनके खिलाफ भड़काती आई हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। और पता है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अब मैं जो मर्जी उनसे अपनी बात मनवा सकती हूँ। जब नैना अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी तब शांति देवी और रोहन उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो गुस्से में कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे नैना, अपनी भाभी की चुगलियां अपनी माँ से करती रही। अगर तेरी जैसी बेटी घर में होना तो उस घर में कभी खुशियां टिकी नहीं पाए। नैना तुम पढ़ी लिखी हो, इतना समय भाभी की सच्ची झूठी चुगली करने में खर्च करती हो, तुम्हें पता है तुम्हारी आदत घर का माहौल बिगाड़ती है। इससे तो अच्छा होगा तुम कोई नौकरी कर लो, क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सही कहा बेटा। नैना तेरी भाभी अपना घर, अपना मायका, यहाँ तक कि अपने माता पिता को छोड़कर आई है यहाँ। वो इस घर की लक्ष्मी है। तू अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार कर। अगर हम अपने घर की लक्ष्मी पर ही अत्याचार करेंगे तो इस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। और ये मत भूल कि तू भी एक लड़की है और कल को तू भी किसी की बहू बनेगी। अब चल और जाकर किचन में खाना बना। अब से तू बिल्कुल भी खाली नहीं बैठेगी। जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती तो अपनी भाभी के काम में बराबर की मदद करेगी। उस दिन के बाद जब तक नैना की नौकरी नहीं लगी, उसे अपनी भाभी के साथ हर काम में बराबर मदद करवानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।